टू अल्टीट्यूड आईएएस और आज के न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। हमारा न्यूज एनालिसिस होता है पी वाई क्यूज टू एम सी क्यूज। इसका ये मतलब है कि सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से जो टॉपिक होता है उसको हम लोग उठाते हैं और उसके आधार पे क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चन आने की संभावना है उसको डिस्कस करते हैं। ये नोट्स जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये आपको मिल जाते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नंबर है 9304967054 और ये आपको वीडियो आने से पहले ये सारे नोट्स आपके अवेलेबल हो जाते हैं ताकि आप इसको थोड़ा सा रीड कर लें, जिससे आप आसानी से जो न्यूज एनालिसिस आए तो उसको आप देख करके सारी बातों को समझ सकें। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 1 पे, ट्रंप डिक्लेयर्स एंड टू यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ। और ये ट्रंप भाई साहब आए और ड्रामा करना स्टार्ट हो गया है। अब दुनिया देखेगी कि कैसे कैसे ट्रंप भाई साहब डांस करते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देशों पे जो है ये 100% टैरिफ बोले हैं कि अगर आप नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन करोगे ना तो हम टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर। तो ये भी यहाँ पे हम लोग इन दोनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रंप डिक्लेयर्स एंड टू यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ। अब होता क्या था, पहले क्या होता था कि कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में पैदा होता था ना, चाहे वो उनके सिटीजन मम्मी पापा वहां के सिटीजन्स हो या नहीं हो, उनको नागरिकता दिए जाने का प्रावधान होता था। लेकिन इसी को ट्रंप भाई साहब जो हैं समाप्त करना चाहते हैं और वो बाहर से किसी भी व्यक्ति को आने देना नहीं चाहते। तो सोचिए, भारत और अमेरिका में क्या है, भारत अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी कहता है और उस डेमोक्रेसी में दुनिया के दूसरे लोगों का कोई स्थान नहीं है और वो विविधता नहीं, एक रूपता को बढ़ावा देने की ओर कोशिश कर रहा है। लेकिन वही भारत की बात करें तो भारत विविधता में एकता वाला देश है। इस प्रकार से अगर आप सोचे, अगर देखें तो डेमोक्रेसी कहाँ पे है? क्या वास्तव में अमेरिका जो डेमोक्रेसी का हल्ला करती है, क्या वहां एक्सेप्टेंस इस तरीके से है या नहीं है? इसके अलावा वहां जो एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है उसके जो स्टेट्स गवर्नमेंट जिसकी अथॉरिटी है वो किस तरीके का रुख अपनाते हैं, ये सारी चीज आप इसमें एनालाइज हम लोग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सारा चीज हो क्या रहा है। तो ट्रंप ने क्या किया है, जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता समाप्त करने की घोषणा की है और इस संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर नागरिकों के बच्चे को अमेरिका में जन्म के आधार पे नागरिकता देने की प्रक्रिया को समाप्त करने की घोषणा की। यह आदेश जो है अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीयों और अप्रवासियों को प्रभावित करेगा। ये तो कॉमन सी बात हो गई। डेमोक्रेटिक शासित जो राज्य हैं इसे असंवैधानिक बताते हुए इस आदेश का विरोध किया है। क्योंकि होता क्या है ना, भारत की तुलना में अगर आप अमेरिका को देखो तो वहां जो है स्टेट्स को ज्यादा एटोनॉमी प्राप्त होती है। यह आदेश 14वें संविधान संशोधन में निहित जन्मसिद्ध नागरिकता के कारण कानूनी चुनौतियों का सामना कर सकता है। चूंकि 14th अमेंडमेंट हुआ था और 14th अमेंडमेंट के आधार पे बाहर के जो लोग हैं अगर वहां उनके बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तो इन सारी चीजों का लीगल चैलेंज होगा और इस आधार पे अभी वहां की जो कोर्ट है क्या डिसीजन करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। इम्पैक्ट क्या हो गया इंडियंस पे? तो हजारों छात्र जो हैं H1B वीजा धारक हैं और अवैध अप्रवासी इससे सीधे प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका में लंबे समय तक रहने की योजना बना रहे परिवारों के लिए अनिश्चितता बढ़ सकती है। दूसरा है 100% टैरिफ की बात की है कि ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पे अगर गैर डॉलर लेन देन अगर करते हैं तो 100% टैरिफ लगाने की इन्होंने धमकी दी है। तो देखिए दुनिया कैसे चल रही है भाई, धमका पे धमकी पे दुनिया चलेगी क्या? रूल्स रेगुलेशंस और डेमोक्रेटिक जो व्यूज हैं वो कहाँ चले गए? डॉलर पर निर्भरता को कम करने के ब्रिक्स के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए यह अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि ब्रिक्स देश जो है वो क्या चाह रहे हैं कि डॉलर के साथ जो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उन्हें इश्यूज आती है। अगर वो ट्रांजेक्शन डॉलर के मुकाबले अगर अपने रुपीज में ट्रांजेक्शन करें तो इतना जो वोलाटाइल सिचुएशंस होता है डॉलर के कारण
वो सिचुएशन ठीक हो सकता है। ग्लोबल इम्प्लीकेशन इसके क्या है, इससे भारत सहित ब्रिक्स देशों के साथ अमेरिका के संबंध पे प्रभाव पड़ सकता है। यह आर्थिक प्रतिरोध और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संरचना में बदलाव का भी खतरा पैदा कर सकता है। तो इस संदर्भ में इस संदर्भ में 2021 का एक क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का, वो हम लोग देखते हैं। भारत में केवल एक नागरिकता है और एक निवास स्थान है। ये बिल्कुल सही है, केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है और एक ही निवास स्थान का। अगर आप राजस्थान के निवासी बन जाएंगे और अगर आप यूपी के निवासी हैं तो राजस्थान का जो है डोमिसाइल खत्म हो जाता है और आप यूपी के डोमिसाइल में आ जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। केवल जन्म से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्र प्रमुख बन सकता है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि ऐसे मामले आए थे कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रावधान है नहीं, ये अमेरिका का प्रावधान है। थर्ड देख लीजिए, तो सेकेंड हमारा गलत हो गया, सेकेंड गलत हो गया। इस आधार पे आप देखिए, एक बार विदेशी को नागरिकता प्रदान कर दी जाए तो किसी भी परिस्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। भारत में नागरिकता हटाने का भी प्रावधान है और नागरिकता देने का भी प्रावधान है। तो पहला स्टेटमेंट इसके अंतर्गत सही हो जाता है। तो इसका देख लीजिए स्टेटमेंट्स का जो एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता पर प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि सभी भारतीय, चाहे वो किसी भी राज्य या क्षेत्र के हो, भारत के नागरिक होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय संविधान यह नहीं कहता कि केवल जन्म से नागरिक जो हो वही राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्रपति बन सकता है, बल्कि एक प्राकृतिक नागरिक भी पात्रता मानदंड पूरा करने के पद इस पद को धारण कर सकता है। तो कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से वो नागरिक है भारत का और भारत के वोटर लिस्ट में उसका स्थान है, तो वो भारत का जो है राष्ट्रपति भी बन सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि अधिग्रहण प्रक्रिया में धोखाधड़ी, संविधान के प्रति असमानता या आपराधिक गतिविधियां। इन तीनों ही सिचुएशन और भी सिचुएशंस हो सकते हैं जिनके आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। एकल नागरिकता आपको पता ही है, भारत में कोई दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। राष्ट्र प्रमुख के लिए पात्रता यह है कि प्राकृतिक नागरिक जो है भारत के राष्ट्रपति बनने के पात्र होते हैं, और जो नागरिकता का वंचन जो है कुछ शर्तों पर समाप्त की जा सकती है नागरिकता को। तो आज जो हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, उस क्वेश्चन में भारत और अमेरिका दोनों के नागरिकता की जो है कंपेरेटिव हमने स्टडी की है। तो इस सिचुएशन में पहले हम आपको डेटा बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन आपको देंगे। तो आधार जो है नागरिकता का भारत में हमने पहले भी पढ़ा है, अभी कल या परसों के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने देखा था। तो सिटीजनशिप जो प्राप्त होता है भारत के संविधान के तहत, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम 1955, इन दोनों के द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके आधार पर भारत जो है दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता और नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण, प्रकटीकरण या क्षेत्र के अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। जबकि यूएस सिटीजनशिप की बात करें अमेरिका के, तो 14वां जो अमेंडमेंट हुआ था, 14वां संशोधन और संघीय कानूनों पर आधारित है ये। इसका जो है संविधान के तहत कोई विस्तृत उल्लेख नहीं है। अमेरिका जो है दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है और नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार, वंश या प्रकटीकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। दोहरी नागरिकता की बात करें तो भारत जो है दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, लेकिन भारतीय प्रवासी नागरिक जो हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन जो हैं का दर्जा प्रदान करता है, जिसमें यात्रा और संपत्ति स्वामित्व जैसे सीमित अधिकार मिलते हैं। तो यहाँ सीमित अधिकार है, इस बात को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि ओसीआई जो है सिटीजनशिप नहीं है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पूरे तरीके से नागरिकता वाला जो बेनिफिट होना चाहिए वो उनको प्राप्त नहीं होता। दोहरी नागरिकता की अनुमति यूएस में है, यानी कि अमेरिका में है, जिसे व्यक्ति जो है अमेरिकी नागरिकता के साथ साथ अन्य देश की नागरिकता रख सकता है। लेकिन अगर कोई भारतीय और अमेरिकी दोनों नागरिकता रखे तो उसकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी। नागरिकता प्राप्त करने का तरीका देख लीजिए। इंडिया में जो है जन्म द्वारा, वंश द्वारा और प्रकृतिकरण द्वारा। प्रकृतिकरण के अंतर्गत भारत में एक निर्दिष्ट अवधि तक निवास करने के बाद शर्तों के अधीन नागरिकता प्राप्त हो सकती है। वहीं यूएस की बात करें तो जन्म के द्वारा स्वतः नागरिकता प्राप्त होती है, वंश द्वारा, विदेश में जन्मे बच्चे जो अमेरिका नागरिक हो माता पिता उसको मिल सकता है, और प्रकृतिकरण द्वारा यानी 5 वर्षों
के निवास के बाद यदि अमेरिकी नागरिक से विवाह किया है तो 3 वर्षों में उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। टर्मिनेशन कैसे हो सकता है? तो अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, रिजाइन जैसे करते हैं उसी तरीके से आप नागरिकता को दे सकते हैं। तो भारतीय नागरिकता जो है स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी अगर आप स्वेच्छा से छोड़ देते हैं या अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो। नागरिक स्वेच्छा से त्यागी जा सकती है नागरिकता, लेकिन कहाँ, यूएस के अंतर्गत। नागरिकता प्राप्त करने का यह स्वतः समाप्त नहीं होता, अगर आप समाप्त करना चाहें तभी समाप्त हो सकता है। अधिकार और जिम्मेदारियों की अगर बात करें तो अधिकार देख लो, इंडियन नागरिकता को मतदान करने का, संपत्ति का स्वामित्व, सरकारी लाभ शामिल होता है। यूएस के अंतर्गत मतदान देना, पद के लिए चुनाव लड़ना और संघीय नौकरियों तक पहुंच शामिल है। भारत में संविधान का पालन करना और कर चुकाना जिम्मेदारी है। और अमेरिका में कर चुकाना, में सेवा देना और अमेरिकी कानून का पालन करना, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही बात आप कह सकते हैं। सिटीजनशिप को रद्द करना, कैसे रद्द किया जा सकता है? यदि धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो भारत के अंतर्गत नागरिकता, संविधान के खिलाफ कार्य हो या दुश्मन देशों के साथ अवैध व्यापार हो तो नागरिकता रद्द की जाती है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यह धोखाधड़ी से प्राप्त हो गई हो या आपराधिक या देशद्रोही कृत्यों में भाग लिया हो तो नागरिकता रद्द की जा सकती है। इस संदर्भ में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसको आपको हैंडल करना है। भारत और अमेरिका की नागरिकता के संदर्भ में कंपैरेटिव स्टडी है। भारत जो है दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, यही सबसे पहला गलत है, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं करता। तो अमेरिका करता है लेकिन भारत नहीं करता, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर काट दें तो हमारे पास और भी अभी 3 ऑप्शन बचते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विनियमित होता है, जबकि अमेरिका में यह अमेरिका संविधान जो 14वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा शासित होता है। बिल्कुल ये सही है, जो स्टडी आपने किया है डेटा उसके हिसाब से ये सही है। भारत में प्रवासी भारतीय नागरिक का दर्जा पूर्ण नागरिकता के समान, अब ये चीज जो है पूर्ण नागरिकता के समान नहीं है बल्कि कंप्लीट राइट नहीं मिलते। 3 नंबर गलत हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचा केवल 2, तो 2 हमारा सही विकल्प है। इस संदर्भ में सेकंड जो है गलत था। एक मिनट, पहला तो गलत था, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, अमेरिका में देता है। दूसरा है भारत में संविधान जो अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा शासित होता है, और अमेरिका में यह 14वां संविधान संशोधन पर आधारित है। थर्ड, ओसीआई को हमने बात की थी कि सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं, पूर्ण नागरिकता प्राप्त नहीं होता। इसके तहत वीजा मुक्त यात्रा और संपत्ति स्वामित्व, लेकिन मतदान और संवैधानिक पदों पर रहने की अनुमति प्राप्त नहीं होती। तो इसके विषय में हमने डिटेल जानकारी आपको ऊपर भी दे दी है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत डॉलर और नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन में क्या फर्क पड़ सकता है और क्यों ऐसा अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जो है अमेरिकी डॉलर के बजाय अन्य मुद्रा जैसे युआन, यूरो, रुपया, स्थानीय मुद्रा में व्यापार होता है। एडवांटेज इसका क्या फायदा होता है? तो डॉलर पर जो निर्भरता होती है देशों की वो कम होती है और अमेरिकी प्रतिबंध या नीतियों के प्रभाव को घटाता है। उसी प्रकार द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है, स्थानीय मुद्राओं में लेन देन आसान चूंकि बन जाता है। स्थानीय मुद्रा की मांग और स्थिरता को मजबूत करता है। चैलेंजेस क्या हैं? स्थानीय मुद्राओं की वैश्विक स्वीकृति जो है वो सीमित होती है और गैर डॉलर मुद्राओं के विनिमय दर अस्थिर हो सकती है। लेकिन जब डॉलर का प्राइस जो है ना लगातार अगर बढ़ता हो तो ऐसे सिचुएशन में व्यापार में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने लगता है। यही कारण है कि ब्रिक्स देश जो है नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। डॉलर ट्रांजैक्शन में अमेरिकी डॉलर को विनिमय माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है व्यापार और वित्तीय लेन देन के लिए। इसका फायदा ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, यानी कि व्यापक रूप से इसको मान्यता प्राप्त है और इसे विश्वसनीय माना जाता है। व्यापार और निवेश के लिए ये एक स्थिर मानक है। डॉलर बाजार गहरे और तरल होते हैं, लेन देन को आसान बनाते हैं। अमेरिकी नीतियों की पर निर्भरता के कारण राष्ट्र जो है संवेदनशील हो सकते हैं और जो डॉलर का प्रभुत्व जो है प्रतिबंधों के माध्यम से भू राजनीतिक हथियार के रूप में काम आता है। और अभी की अगर बात करें तो ये भी भू राजनीतिक हथियार के रूप में इसका उपयोग जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब हैं अमेरिका के,
वर्तमान राष्ट्रपति जो भी परसों ही शपथ लिए हैं और एक्शन में आ गए हैं एकदम। तो की डिफरेंस देख लीजिए, डिपेंडेंसी जो है नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन में यूएस पे कम हो जाता है, डॉलर ट्रांजैक्शन में बढ़ जाता है। और ग्लोबल एक्सेप्टेंस जो है लिमिटेड है, जो लोकल नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन है और डॉलर ट्रांजैक्शन में एक्सेप्टेड है। ट्रेड फ्लेक्सिबिलिटी देख लीजिए, फैसिलिटेट्स रीजनल ट्रेड्स एग्रीमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, और जो मल्टीलैटरल ट्रेड है उसमें डॉलर ट्रांजैक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। एक्सचेंज रिस्क देख लीजिए, हाई एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी होती है नॉन डॉलर में, जबकि लोअर वोलेटिलिटी होती है डॉलर में। लेकिन डॉलर की जो है मांग जो चूंकि बढ़ जाती है, ऐसे सिचुएशन में डॉलर महंगा हो जाता है और अन्य रुपीज जो है धीरे धीरे दबता चला जाता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन देख लीजिए, तो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं, जैसे भारत रूस को के जो ऊर्जा व्यापार है उसमें रुपया और रूबल का उपयोग किया जाता है। ब्रिक्स पहल देख लीजिए, सदस्यों के बीच व्यापार के लिए एकीकृत मुद्रा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कीजिए, तो ये 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह, जिसमें ब्राजील, रूस, अब तो ब्रिक्स प्लस की बातें चल रही है, ब्रिक्स में और भी नॉन ब्रिक्स देश भी, अन्य मतलब देश भी शामिल हो रहे हैं। इसका जो बेसिक है उसमें देख लीजिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। स्थापना 2009 में किया गया था, आर्थिक सहयोग और राजनीतिक संवाद को स्थापित करने के लिए। इकोनॉमिक कोऑपरेशन विश्व की 40% जनसंख्या और 25% वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक व्यापार और निवेश में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पॉलिटिकल गोल्स की बात करें तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और वैश्विक संस्थानों जैसे यूएन और आईएमएफ में सुधार की वकालत करता है। इनिशिएटिव्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना के लिए वित्त पोषण करता है। सीआरए जिसे हम कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट कहते हैं, ये आर्थिक संकट और के दौरान तरलता समर्थन प्रदान करता है। ट्रेड की बात करें तो गैर डॉलर लेन देन और स्थानीय मुद्राओं के माध्यम से ब्रिक्स के भीतर व्यापार को बढ़ावा देने का ये लक्ष्य रखता है। इस संदर्भ में हमने आपको क्वेश्चन दिया है, जो नॉन डॉलर और डॉलर ट्रांजैक्शन है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो गैर डॉलर लेन देन अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से, और मुद्रा स्वायत्तता को बढ़ाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि दबाव जो होता है ना वो कम हो जाता है और हम डॉलर पे निर्भर नहीं रहते हैं, तो एक स्वायत्तता जो है वो निश्चित रूप से बढ़ जाती है। डॉलर लेन देन वैश्विक रूप से स्वीकार्य है निश्चित रूप से, लेकिन राष्ट्रों को अमेरिकी नीतियों पर निर्भर करना पड़ता है। निश्चित रूप से अमेरिकी जो फेडरल नीतियां होती है उसके आधार पे डॉलर का रेट जो है ना कई बार निर्धारित हो जाता है, तो ऐसे में कई बार इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं। अगला हम देखें तो गैर डॉलर लेन देन विनिमय दर से जुड़ी अस्थिरताओं के जोखिम से मुक्त है। तो मुक्त नहीं है भाई, नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन में वोलेटिलिटी होगी और कंपैरेटिवली तो ज्यादा ही देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि डॉलर को मजबूत बनाए रखने की कई बार व्यवस्थाएं की जाती है या उसको जानबूझ करके कम ज्यादा करने की कोशिश की जाती है, तो ऐसे में जो स्वायत्तता होता है उस पर खतरा उत्पन्न होता है। और डॉलर की मांग अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो रुपए की या अन्य जो करेंसीज हैं उसकी वैल्यू गिरने लगती हैं। तो इस प्रकार से देखें तो थर्ड जो है गलत हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट ऑप्शन है। तो हमने देख लिया, ये आप डिटेल में चाहें तो पीडीएफ पढ़िए, और कोई इशू हो तो आप हमसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। गैर डॉलर मुद्रा जो है विनिमय दर में उतार चढ़ाव के कारण अस्थिरता जोखिम के अधीन होती हैं, तो थर्ड गलत था इस कारण से। एक हमारा पेज नंबर 1 पे एक और है जिसको हम लोग देखते हैं। केरला असेंबली कॉल्स फॉर फ्रेश सेट ऑफ यूजीसी जो गाइडलाइन जारी किया गया है उससे केरला असेंबली जो है केरला सहमत नहीं है। अभी जो लाया गया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2025, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं। इसके अलावा पेज नंबर 2 पे भी इसे जुड़े एक आर्टिकल है जिसमें जो है चांसलर पोस्ट मस्ट बी हेल्ड बाय सीएम स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है। तो इन दोनों की एनालिसिस देखते हैं और इसके आधार पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है केरला असेंबली में कि विधानसभा में 2025 का जो मसौदा है यूजीसी विनियम को उसको वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है और नए दिशा निर्देश राज्यों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद बनाने की मांग की गई है।
क्रिटिसिज्म का आधार क्या है? तो राज्य सरकारों को कुलपति की नियुक्ति और शिक्षकों की सेवा शर्तों में जो संबंधित निर्णय लेने से बाहर रखा जा रहा है, और विश्वविद्यालय स्थापित करने और उनकी निगरानी करने के राज्य के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा क्रिटिसिज्म किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस देख लीजिए, तो 1977 के 42वें संविधान संशोधन का देखें तो इसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था, और केंद्र की भूमिका केवल समन्वय और मानक निर्धारक तक सीमित होनी चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। तो देखो होता क्या है ना कि सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत सारे मुद्दे हैं, जो केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो केंद्र सरकार का अगर आप पिछला कुछ रूल्स देखो और जो गतिविधियां हो रही है उसको अगर आप देखो, तो आपको लगेगा सेंटर जो है ना कहीं किसी न किसी रूप में पावर को ना एक्सेस करना चाहती है, मतलब पावर को ज्यादा कंट्रोल करना चाहती है विगत गवर्नमेंट की तुलना में, जबकि स्टेट्स की स्वायत्ता जो है वो कम होती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो सहकारी संघवाद की जो भावना है उस पे एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है जिसके माध्यम से जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल गोल्स जो होते हैं, वो जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में होती हैं वो उसको फुलफिल करना चाहती है। तो इस संदर्भ में काफी इश्यूज क्रिएट होती है, और जो संवैधानिक समस्या है वो उत्पन्न होता है। तो हम ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन 2025 की अगर बात करें, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा नीतियों को व्यवस्थित करने के लिए यूजीसी विनियम 2025 पेश किया गया है, और ये विनियम जो है शैक्षणिक मानकों और प्रशासन में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करती है। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें, तो उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्ता देने का प्रावधान है कि उनकी मान्यता स्कोर के आधार पर ग्रेडेड स्वायत्ता प्रदान की जाएगी। स्वायत्ता में शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता शामिल की गई है। पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र की बात करें, तो बहुविषयक पाठ्यक्रम और लचीले अध्ययन मार्ग की शुरुआत की गई है। कौशल आधारित और उद्योग उन्मुख मॉडल का अनिवार्य समावेशन करने की बात कही गई है। मान्यता और रैंकिंग की बात करें, तो शिक्षा गुणवत्ता, शोध परिणाम और रोजगार योग्यता पर ध्यान केंद्रित संशोधित मान्यता मानदंड, और राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और वैश्विक रैंकिंग प्रणाली के साथ एकीकरण की जो है उद्देश्य है इसका। डिजिटल शिक्षा और एडटेक एकीकरण की बात भी इसके तहत की गई है, जैसे ऑनलाइन और हाइब्रिड शिक्षा मॉडल पर जोर दिया गया है। वर्चुअल लैब्स और AI सक्षम शिक्षा के लिए एडटेक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फैसिलिटी की अगर फैकल्टी डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो शिक्षक के लिए आधुनिक शिक्षण विधियों पर अनिवार्य प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है, और शोध अवकाश और अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रमों की व्यवस्था भी इसके तहत की जाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र केंद्रित सुधार की बात करें, तो कई प्रवेश और निकास बिंदुओं को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रेडिट बैंकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है, और वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन के माध्यम से समर्थन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रिसर्च और इनोवेशन की बात करें, तो समर्पित शोध समूह और वित्त पोषण तंत्र की स्थापना, और HEI से उत्पन्न पेटेंट और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन की भी बात इसके तहत की गई है। अब इशू क्या है, तो सबसे बड़ा इशू अगर आप देखें, तो वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है उसके सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो जो कुलाधिपति यानी कि जो अभी चांसलर मतलब आप कह सकते हैं कि गवर्नर ऑफ द स्टेट्स होते हैं, गवर्नर जो होते हैं वो चांसलर होते हैं। यूजीसी के चेयरमैन, और यूनिवर्सिटी का जो विश्वविद्यालय के जो शीर्ष संस्थान का प्रतिनिधि होता है, वो 3 पर्सन मिल करके किसको चयन करेगा, वीसी को चयन करेगा। तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पावर कंप्लीटली एक तरीके से खत्म होता जा रहा दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें, तो सिलेक्शन कमेटी वर्तमान में देख ये 2025 की अगर देखें, तो यूजीसी चांसलर और यूनिवर्सिटी का 3 पर्सन का प्रतिनिधित्व है, लेकिन स्टेब्लिश प्रोसेस जो अभी चल रहा है उसके तहत जो है स्टेट गवर्नमेंट का डोमिनेंस देखा जा रहा है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, तो इंक्लूड्स इंडस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल को इसमें जोड़ा जा रहा है।
लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें एकेडमिक फोकसिंग ऑन सीनियर प्रोफेसर हैं, उनको फोकस उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्लियर यूनिफॉर्म प्रोसेस अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन स्टेट्स के अंतर्गत वाइबल सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है। रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो स्पेशलिटी जो है एलोकेटेड फॉर सेकेंड टर्म की बात की जा रही है, लेकिन रेयरली सेकेंड टर्म दिया जाता है अभी जो वर्तमान प्रोसेस चल रहा है। इस संदर्भ में आपके पास एक क्वेश्चन है, मसौदा यूजीसी विनियम 2025 के संदर्भ में आपको विचार करना है। तो ये मसौदा यूजीसी विनियम है जो उच्च शिक्षण संस्थानों को उनकी मान्यता स्कोर के आधार पर ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, यह पाठ्यक्रम में बहुविषयक पाठ्यक्रमों और कौशल आधारित मॉड्यूल के समावेश पे बल देता है, ये भी सही है। ये विनियम राज्य सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति पर निर्णय लेने के अधिकृत करता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें राज्य सरकार को कोई भी शक्ति नहीं दी गई है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्टेटमेंट है यानी ये हमारा सही आंसर हो जाता है। अगर हम सिलेक्शन कमीशन की बात करें वीसीज के, तो उसमें चांसलर होते हैं यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट, यूजीसी के चेयरमैन और एपेक्स बॉडी जो होता है सीनेट या सिंडिकेट, उसके एक पर्सन होते हैं प्रतिनिधि के रूप में। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत था, बाकी हमने आपको डिस्कस की है कंप्लीट। इसके अलावा हमारे पास पेज नंबर 3 पे एक नया टॉपिक है जिसमें आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इंडियाज ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जो है उन्होंने डिस्कस किया है, और इसमें सीआईआई का जो है सीआईआई ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कैसे काम कर रही है उसके ऊपर भी डिस्कशंस उन्होंने किया है। तो चलिए देखते हैं, हरित औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित हैदराबाद को आईटी और नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित करने का उदाहरण उन्होंने दिया है। इंडिया इकोनॉमिक लीडरशिप की अगर बात करें तो ब्लूमबर्ग के अनुसार 2027 तक भारत को की जीडीपी में बड़ा योगदान और 2028 से भारतीय युग की शुरुआत हो सकती है। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो एआई और वास्तविक समय डेटा का उपयोग करके समस्याओं को हल करने और जीवन में सुधार पर जोर दिया गया है। ग्लोबल लीडरशिप सेंटर यानी कि अमरावती में ग्लोबल लीडरशिप सेंटर की स्थापना और स्विट्जरलैंड के IMD बिजनेस स्कूल के साथ साझेदारी की भी बात हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 1971 में स्थापित किया गया था, स्विस आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य जो है वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक मुद्दों पर सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह दावोस में अपनी वार्षिक बैठक के लिए प्रसिद्ध है जो विभिन्न क्षेत्र के वैश्विक नेताओं को साथ लाती है। की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रमोट करती है ग्लोबल डायलॉग को। यह जलवायु परिवर्तन, असमानता, आर्थिक अस्थिरता जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के एक मंच के रूप में कार्य करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन के विषय में जैसे सरकार, निगम और नागरिक समाज के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए भी ये नीति निर्माण करता है। मेजर इनिशिएटिव्स की बात करें तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और मिशन 1 ट्रिलियन ट्री, ये सारे इसके इनिशिएटिव्स हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो एआई, रोबोटिक्स और आईटी जैसी तकनीकों का उपयोग कर सतत विकास करने पर यह केंद्रित है। और मिशन 1 मिलियन ट्री की अगर बात करें तो वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए 1 ट्रिलियन पेड़ों को बहाल करने और उगाने का यह वैश्विक पहल है। सीआईआई यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ये भारतीय उद्योग परिसंघ जो है गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है जो 1895 में स्थापित हुआ है। यह परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्य करता है, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंतर्गत है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसी को बनाने में सहायता करता है। ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करना और इनोवेशन जो है उसको बढ़ावा देना। मेजर इनिशिएटिव्स की बात करें तो मेक इन इंडिया, निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विदेशी
निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार का सहयोग करता है। स्टार्टअप इंडिया यानी स्टार्टअप को वित्त मार्गदर्शन और बाजार के अवसरों तक पहुंच में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया यानी उद्योगों में दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव्स की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास और कारण पद चिन्ह को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। स्ट्रक्चर एंड मेंबरशिप की बात करें तो सीआईआई के जो है 9000 मेंबर्स हैं, जिसके अंतर्गत निजी उद्योग, छोटे उद्यम और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल है। ये जो है भारत में 68 कार्यालय और प्रमुख क्षेत्रों में 9 विदेशी कार्यालय भी, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें 9 विदेशी कार्यालय इसके हैं, यानी कि देश के बाहर भी इसके कार्यालय हैं जहां से वो कोऑर्डिनेट करती है। कंट्रीब्यूशन इन इंडियन डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट, उद्योगों में कौशल अंतर को कम करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने पर कार्य करती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के लिए नीतिगत निर्माताओं के साथ मिलकर नियमों को सरल बनाने और व्यवसायिक माहौल सुधारने पर कार्य करता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने और निर्यात बढ़ाने में व्यवसायों का समर्थन करता है। क्वेश्चन हमने आपको एक दिया है जिसके अंतर्गत सीआईआई के 9000 से अधिक सदस्य हैं, जिसमें निजी उद्योग, छोटे और मध्यम उद्योग और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगर ये आपको पता नहीं भी है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सीआईआई केवल भारत में के भीतर संचालित है और देश के बाहर इसके कार्यालय नहीं है, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमने अभी भी देखा है कि इसके देश के बाहर भी कार्यालय हैं, विदेशी कार्यालय हैं। तो सेकंड ऑप्शन अगर आप काट दें तो हमारे पास 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी, थर्ड ऑप्शन सही है और फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, भारत में कौशल विकास व्यापार को सुगमता और निर्यात संवर्धन में योगदान देता है, तो बिल्कुल ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए है कि 9 विदेशी कार्यालय के माध्यम से ये बाहर जो है संचालित करती हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा न्यूज एनालिसिस है वो यहीं पे समाप्त होता है और हमने विभिन्न टॉपिकों पे बात की है और कल मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।